पिछले लेक्चर में हमने देखा था कैसे लास्ट जो मौर्यन किंग थे बृहद्रथ, उन्हें मारा था उन्हीं के जनरल पुष्यमित्र शुंग ने, और उन्होंने स्थापना की शुंग डायनेस्टी की। ये एक स्क्रीनशॉट है जो पिछले लेक्चर का है, जो मैंने यहाँ पे लगाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद उसको जरूर देखिएगा टू अंडरस्टैंड द मौर्यन डायनेस्टी। ओके, सो नाउ लेट अस गो अहेड एंड लुक एट द शुंग डायनेस्टी। बट उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम क्या कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। इस पीरियड को कहा जाता है विच इज आफ्टर द मौर्यन एम्पायर, उसे कहा जाता है डार्क एज बाय अ लॉट ऑफ हिस्टोरियंस। तो हम इन दिस लेक्चर एंड द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स देखेंगे क्या ये सही में डार्क एज था, विल लुक एट दैट। और फिर हम देखेंगे कि एक्सटेंट क्या था शुंग डायनेस्टी का। ऑफ कोर्स मौर्यन एम्पायर तो काफी बड़ा था, पर क्या शुंग डायनेस्टी उतना ही बड़ा था, वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। फिर देखेंगे किन सोर्सेज से हमें पता चलता है अबाउट द शुंग डायनेस्टी, जो रूलर्स थे उनके बारे में भी देखेंगे। एंड फाइनली हम देखेंगे कि एक और डायनेस्टी आती है आफ्टर द शुंग डायनेस्टी, दैट इज द कण्वा डायनेस्टी। तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। And my name is Arunav. I welcome you to this lecture. But before we start, let me tell you about the Unacademy Civil Services Championship जो होने वाला है 20 अक्टूबर को 2024 के 11 AM और 5 PM दो टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिलता है, यू कैन अवेल 90% स्कॉलरशिप और काफ़ी सारे आपको एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स है एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर आप रजिस्टर करते हैं इसके लिए, देन प्लीज यूज माई कोड ARU50. Okay, use this code and register for this championship, so you can get a lot of scholarship through this championship. Okay, remember the date 20 अक्टूबर को है, time 11 AM and 5 PM. इसके बाद also let me tell you about the subscription that's going on. ठीक है, so there's an offer, limited time offer चल रहा है, 24,999 में आपको मिल रहा है द सब्सक्रिप्शन। और इस सब्सक्रिप्शन से आपको सारी बैचेस जो है हमारी जो चलती रहती है वो आपको मिल जाएंगी एक्सेस। यू विल हैव एक्सेस टू द टॉप एजुकेटर्स हु आर टीचिंग यू फॉर यूपीएससी सीएससी, और किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में या इंग्लिश में अगर आपको सीखना है, यू हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दैट विद जस्ट वन सब्सक्रिप्शन। ओके, ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू कैन यूज माई कोड ARU50। ठीक है, ये कोड आप जब अप्लाई करेंगे देन you can get this course, this subscription at 24,999. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। Let me also tell you about the आरंभ बैच। ये है 2026 के लिए, ये शुरू हो रहा है 22 अक्टूबर से। यहाँ आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा बाय द टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया, एंड आपको सब्सक्राइब करने में 18 महीने प्लस 4 मंथ्स एक्सटेंशन भी मिलता है यहाँ पे। ओके, आफ्टर दैट लेट मी टेल यू अबाउट आगाज 2027। तो ये एक फाउंडेशन बैच है यूपीएससी के लिए। अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। जो बैच है वो स्टार्ट होता है 27 अक्टूबर से। अगेन यू कैन यूज माई कोड ARU50 जब आप एनरोल करेंगे इस बैच के लिए, सो दैट यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, एंड नाउ फाइनली लेट मी टेल यू अबाउट रिपीटर्स बैच जो 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए। अगर आपने पहले एग्जाम दिया है कभी और फिर से अगर आप 2025 में देने वाले हैं, देन दिस इज द बैच दैट आई वुड रेकमेंड यू टू ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिलता है फॉर मेन्स एंड ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स। तो अगर आप एनरोल करते हैं देन प्लीज यूज माई कोड ARU50 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगेन यू नो, अगर आपने पहले एग्जाम दिया है आपको पता ही है, यू हैव ऑल द टॉप एजुकेटर्स टीचिंग हियर ऑन अनअकैडमी। तो यहाँ पे आप यू हैव एक्सेस टू ऑल द लैंग्वेजेस ऑल्सो, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, एंड यू कैन गेट एक्सेस टू सम मेन्स material here and also some prelims material here through this batch. Okay, so now let's get back to the lecture. and मैंने बताया था आपको डार्क एज बोला जाता है द पीरियड बिटवीन द मौर्यन एम्पायर एंड द गुप्ता एम्पायर। तो इस पीरियड को बोलते हैं डार्क एज। अब काफ़ी हिस्टोरियंस ने इसके बारे में डिबेट किया है कि क्या ये डार्क एज है या नहीं है। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस बुक, इट्स इंडिया अ हिस्ट्री। जॉन की एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इन्होंने लिखा है इस किताब को। तो इस किताब को मैंने पढ़ा है, काफ़ी सारे हिस्ट्री बुक्स जो मैं पढ़ता हूँ, आई ब्रिंग रेफरेंसेस फ्रॉम ऑल ऑफ दोज बुक्स सो दैट आपको वो किताबें ना पढ़नी पड़े। सो दिस इज अ पेज फ्रॉम दैट बुक। एक चैप्टर है एन एज ऑफ पैराडॉक्स। यहाँ पे द टाइमलाइन इज गिवन C 200 BCE टू 300 BCE। तो यही टाइम है मौर्यन काल से गुप्ता काल के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा मैक्सिमाइज करके दिखाया है आपको कि द 500 years बिटवीन द मौर्यस एंड द गुप्तास बिकम इन फैक्ट इंडियाज डार्क एज। बताया है क्लियरली कि डार्क एज है यहाँ पे। ठीक है,
अब क्यों डार्क एज है? तो इनका कहना है कि जैसे मौर्यन एम्पायर काफी बड़ा एक एम्पायर हुआ करता था, वो हम नहीं देखते हैं आफ्टर द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइंस। तो उसके खत्म होने के बाद हम नहीं देखते हैं ऐसा कोई बड़ा एम्पायर अंटिल द गुप्ताज कम। पर ये डार्क एज हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे हमने देखा काफी सारे रीजनल किंगडम्स भी अराइज हुए। जब कोई बड़ा सा किंगडम जब अंत होता है तो उसके बाद काफी छोटे छोटे किंगडम्स वहां से निकलते हैं। सो वी सी अराइज ऑफ दोज रीजनल किंगडम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। फिर हम देखते हैं कुछ नए ट्रेडिशंस ऑफ गवर्नेंस, जॉइंट गवर्नेंस, सबऑर्डिनेट रूल, ये सब हम देखते हैं। सबऑर्डिनेट रूल हम मोस्टली सेल्यूसिड एम्पायर के उधर देखेंगे। आई विल टेल यू व्हेन वी स्टडी अबाउट इंडो ग्रीक्स की सेल्यूसिड एम्पायर क्या था, सबऑर्डिनेट रूल क्या है, वी विल लुक इनटू ऑल ऑफ दिस इन द कमिंग लेक्चर्स। फिर जो अर्बन कल्चर है वो प्रीडोमिनेंस लाभ करता है इस समय में। सो इफ यू सी द अर्बन कल्चर वाज देयर ड्यूरिंग द हड़प्पन टाइम्स। फिर महाजनपद के टाइम पे इट बिकम्स द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड इट कंटिन्यूज आफ्टर दैट। ऑल्दो द मौर्यन डायनेस्टी इज नॉट देयर, द मौर्यन एम्पायर हैज डिक्लाइंड, पर हम देखेंगे कि जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस था वो चलता रहा, वो खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू रिमेंबर। तो इसलिए हम इसको डार्क एज नहीं बोल सकते। फिर इंक्रीजिंग यूज ऑफ करेंसी। इससे पहले अगर हम देखें करेंसी का उतना यूज नहीं होता था, हमने पढ़ा है राइट, पर इस टाइम पे करेंसी केम टू बी यूज्ड वेरी वाइडली एंड वेरी कॉमनली। और इसी का एक रीजन है जो बाद में हम गुप्ता पीरियड में देखेंगे कि जो करेंसी होती थी इट यूज्ड टू बी वेरी इंट्रिकेट, बहुत ब्यूटिफुली डिजाइन किया जाता था उन कॉइन्स को। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि इस टाइम पे जिसको डार्क एज बोला जा रहा है उस टाइम पे करेंसी का काफी प्रचलन हो चुका था। सो इसलिए हम इसको डार्क एज नहीं बोल सकते, बिकॉज डज इट हैपन कि डार्क एज के टाइम कोई करेंसी यूज होती है? नहीं है, वील गो बैक टू द प्रीवियस वे राइट, बट नो, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। करेंसी पहले यूज नहीं होती थी इतना, पर अभी ज्यादा होने लगी है। सो इट मीन्स इट इज नॉट डार्क एज। फिर हम देखेंगे इंटरमिंगलिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू कल्चर्स। न्यू कल्चर्स जैसे इंडो ग्रीक्स आए यहाँ पे, फिर शाकाज आए, पार्थियंस आए, कुशान्स आए, तो इंटरमिंगलिंग होने लगी काफी सारे कल्चर्स की, क्योंकि ये लोग बाहर से आए थे। पर जब ये बाहर से आए तब इसका ये मतलब नहीं था कि इन्होंने थोप दिया अपने कल्चर को हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक कल्चर चल रहा था। तो ये अपना कल्चर लेके आए, हमारा जो कल्चर था वो भी इनके साथ मिक्स हुआ। सो दैट बिकम्स इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर्स, ठीक है। एंड इमर्जेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड स्कल्पचरल एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो हम देखेंगे। और यही रीजन है क्योंकि अभी ये इमर्ज हुआ, इसलिए जाके वील सी कि लेटर ऑन गुप्ता के टाइम पे ये बहुत काफी अच्छा एक स्कल्पचरल हमें टाइम देखने मिलता है जहां पे स्कल्पचर्स जो है वो बहुत अच्छे से डिजाइन किए जाते हैं। सो दैट हैपेंस बिकॉज इट इज गोइंग ऑन फ्रॉम नाउ। अचानक तो नहीं हो सकता है राइट, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। इसलिए तब जाके बहुत एक एडवांस स्टेज पे जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होते हैं, जो स्कल्पचरल स्टाइल्स होते हैं, तब बनते हैं। तो दीज आर द रीजंस कि हम इसको डार्क एज नहीं बोल सकते हैं। द हिस्टोरियंस विल टेल यू कि है डार्क एज, पर काफी सारे ऐसे हिस्टोरियंस भी हैं जो आपको काफी सारे एविडेंसेस देते हैं कि नहीं है डार्क एज। ओके, सो दिस वाज कवर्ड बाय मी बिकॉज कभी कभी आपको पूछा जा सकता है इन मेंस कि क्या ये जो टाइम है 200 BCE से 300 BCE से 200 C या 300 CE से 200 BC, क्या ये ऐसा टाइम है जब डार्क एज था? ऑफ कोर्स द टाइमलाइंस कैन बी हियर एंड देयर, पर क्वेश्चन वही होगा कि क्या ये डार्क एज था? तो जब ऐसा कुछ बोला जाएगा देन यू विल हैव टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट्स कि डार्क एज है तो क्यों है, डार्क एज नहीं है तो क्यों है, एंड फाइनली यू विल हैव टू कंक्लूड कि क्या आपको मिला इस पूरे डिबेट से कि क्या ये फाइनली है डार्क एज या नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये डार्क एज नहीं है, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव ऑल द एविडेंसेस। डार्क एज क्यों है वो मैंने आपको बोल दिया। क्यों है? क्योंकि अ बिग एम्पायर हैड ब्रोकन डाउन, हैड डिक्लाइंड। उसके बाद काफी छोटे छोटे किंगडम्स आने लगे, बड़ा एम्पायर उसके बाद बस गुप्ता आया। तो ये जो बीच का टाइम है ये डार्क एज है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा उस समय। उसके बाद आप लिखेंगे कि क्यों नहीं है डार्क एज, एंड दीज आर द पॉइंट्स यू विल राइट, एंड आल्सो यू विल सब्सटेंशिएट विद एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ कोर्स हम देखेंगे in the next few lectures. Okay, so now let's move ahead. We'll see the extent कि कितना बड़ा था ये शुंग डायनेस्टी। ठीक है, क्योंकि हम हर बार ऐसा करते हैं, मैप को देखते हैं, मैप देख के हमको पता चलता है कि कितना बड़ा होता है, राइट। तो यहाँ हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। ये जो मौर्यन डायनेस्टी थी, मौर्यन एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा था। इफ यू सी इन दिस मैप, मौर्यन जो थे वो कुछ ये पूरा इलाका जो है ये कवर करते थे, पर शुंग जो है, इफ यू लुक एट दिस मैप, ये जो ब्राउन पार्ट है ये शुंग डायनेस्टी है।
बहुत ही एक छोटा पार्ट वो ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मौर्यंस इतने बड़े एक इलाके को एडमिनिस्टर कर रहे थे कि इट वॉज नॉट ईजी और पॉसिबल फॉर द शुंग डायनेस्टी टू कैप्चर दैट एंटायर थिंग। तो इन्होंने क्या किया कि जो ये छोटे छोटे पार्ट्स है उनको छोड़ दिए, राइट? जो पेरिफेरी में थे, बाउंड्रीज में थे, उनको छोड़ दिया उन्होंने कि हम इतना तो नहीं कर सकते, पर जो मेन पार्ट है, जो बेसिकली द फर्टाइल एरिया, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे, उसको रूल करेंगे, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा आने वाला है रेवेन्यू, एग्रीकल्चर वहीं पे सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है, राइट? सो इकोनॉमी विल बी फ्लरिशिंग देयर। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये पार्ट हम रख लेते हैं, बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो हमसे ना हो पाएगा, तो हमने छोड़ दिया। और इसी से वी सी कि लॉट ऑफ रीजनल किंगडम्स जो है छोटे छोटे, वो वहां से उभर कर आते हैं, ठीक है? तो शुंग डायनेस्टी पहले क्या करती है कि वो पाटलिपुत्र में ही, क्योंकि पाटलिपुत्र पहले कैपिटल हुआ करता था मौर्यों का, तो उसी को वो पहले तो बनाते हैं अपना कैपिटल, फिर वो चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये दिस इज द एक्सटेंट विच आई वांट यू टू रिमेंबर कि पूरा का पूरा जो मौर्यन एम्पायर है वो एक्सटेंट नहीं था शुंग का, पर a small part of that became a part of the Shung dynasty, right? तो now let's look at sources. हमें पता कहां से चल रहा है about the Shung dynasty? तो हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज हैं, एक लिटरेरी और एक आर्किटेक्चरल। इसके बारे में हमने बहुत पहले भी पढ़ा है। तो यहां पे क्या होता है, वी हैव आर्किटेक्चरल सोर्सेज, वी ऑल्सो हैव लिटरेरी सोर्सेज, और लिटरेरी सोर्सेज ज्यादा है, आर्किटेक्चरल भी है जो हम देखेंगे, देयर इज अ पिलर, वो हम देखेंगे, बट लिटरेरी सोर्सेज काफी ज्यादा है। तो उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। विच आर द सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज? तो हर्षचरित है, इस यहां पे लिखा गया है शुंग डायनेस्टी के बारे में। बृहदारण्य का उपनिषद यहां भी लिखा गया है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा है वहां भी मेंशन आता है शुंग डायनेस्टी का। मालविका अग्निमित्रम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स जहां से हमको काफी कुछ जानने मिलता है अबाउट द शुंग डायनेस्टी। ओके, इनफैक्ट ये पहला प्ले है कालिदास ने जो लिखा था। दिस इज द फर्स्ट प्ले ऑफ कालिदास, मालविका अग्निमित्रम। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, ठीक है? मालविका अग्निमित्रम के बारे में एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो देन वी हैव दिव्य वदना, जहां पे बुद्धिस्ट के ऊपर काफी अत्याचार किया गया था बाय द शुंग डायनेस्टी, उसके बारे में बताया गया। अब वाई बुद्धिस्ट के ऊपर अत्याचार क्यों? क्योंकि मौर्य के टाइम पे हमने देखा था कि बुद्धिस्ट जो थे उनका तो स्तर बहुत अच्छा था, राइट? अशोक स्तंभा, आई होप यू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। तो बुद्धिज्म जब इतना फ्लरिश कर रहा था, तो वाई डू वी सी इन दिव्य वदना कि बुद्धिज्म के अगेंस्ट में काफी एट्रोसिटीज होने लगी, अत्याचार होने लगा? क्यों, कैसे होने लगा? सो द आंसर लाइज इन पुष्यमित्र शुंग, ठीक है? रूलर्स जो है उनमें सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग आते हैं। हु इज ही? द जनरल जिन्होंने बृहद्रथ को मारा था, द लास्ट मौर्यन किंग, राइट? तो वो जनरल थे, जैसे मैंने बताया, जनरल थे पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ के, उन्होंने उनको मारा। एंड द रीजन फॉर दिस एट्रोसिटीज ऑन बुद्धिस्ट वो ये है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण थे, और ये पूरा शुंग डायनेस्टी जो है वो ब्राह्मण्स का है। तो पहले मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे अबाउट बुद्धिज्म, फिर अबाउट मौर्यंस, कि उस टाइम पे बुद्धिज्म जब इतने फ्लरिशिंग स्टेज पे था, तब हिंदुइज्म या जो ब्राह्मणिज्म था वो काफी नीचे चला गया था। क्यों? क्योंकि द किंग्स, द रूलर्स, दे वर पैट्रोनाइजिंग बुद्धिज्म। तो इसलिए जो ब्राह्मण्स थे उस समय वो ज्यादा खुश नहीं थे, ऑफ कोर्स, राइट? क्योंकि ब्राह्मण का स्तर सबसे ऊपर था, पर वो अब खुश नहीं थे क्योंकि राजा जो है उनको पेट्रोनेज नहीं दे रहा है। सो इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन एट दैट टाइम देन, राइट? तो इसलिए वो काफी नाखुश थे इससे। तो पुष्यमित्र शुंग जो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने मारा बृहद्रथ को, हथियाली मगध की गद्दी, और अब एक ब्राह्मणिकल जो डायनेस्टी है उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया मगध में। एंड नाउ मगध, एज वी नो, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर एट दैट टाइम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वहां पे जो रिलीजन फॉलो किया जा रहा है बाय द रूलर, तो वही रिलीजन प्रचलन में होगा, राइट? सो दिस इज seen as a rise of the Brahminical religion again. Okay, understood? क्यों? तो और जब Brahminical religion अभी उठने लगा है, is on the rise, तो बुद्धिस्ट के ऊपर अत्याचार होने लगा। This is the reason. I hope you've understood this, कि क्यों Brahminical religion फिर से राइज में आया एंड क्यों अत्याचार हुआ बुद्धिस्ट पे। ओके,
नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट रूलर, पुष्यमित्र शुंग। ओके, सो पुष्यमित्र शुंग जो थे हमको ऑलरेडी पता है, ब्राह्मण जनरल थे एंड बृहद्रथ को मारा था, ऑल दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि आप एक यज्ञ करते हैं और एक घोड़े को छोड़ देते हैं दौड़ने के लिए, तो वो जितना दूर भागेगा, जितने दूर तक भागेगा, वो पूरा इलाका आपका है। अगर किसी दूसरे किंगडम में गया वो घोड़ा और उस किंगडम के राजा ने बोला कि नहीं, मैं यहां मेरे आपके घोड़े को नहीं आने दूंगा, तो होता है एक बैटल, और बैटल में अगर जो जीतेगा तो वो इलाका उसी का होता है। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है। अश्व यानी घोड़ा, तो उसको छोड़ दिया जाता है, वो भागता है, तो जितना एरिया वो कवर करेगा वो घोड़ा, तो दैट बिकम्स द एरिया ऑफ दैट राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगर किसी ने उस घोड़े को चैलेंज किया तो देयर इज अ बैटल, बस यही है। ठीक है, तो इन्होंने 2 ऐसे यज्ञ किए। ठीक है, इसके बारे में हमको कहां पता चलता है? अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग धना। ठीक है, तो ये हो गया एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जहां हमको शुंग डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। ठीक है, ऑल्सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट द अश्वमेध यज्ञ। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ, राइट, तो तब ये जो घोड़ा था थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तरफ जा रहा था। लेट मी शो यू इन द मैप, इस तरफ जा रहा था। ठीक है, तो यहां पे इस एरिया में देयर वेर इंडो ग्रीक्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वो वहां पे बैठे थे। ठीक है, तो उन्होंने चैलेंज किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम हमारे एरिया में नहीं आने देंगे घोड़े को। देन हैपन्स अ बैटल, तो उस बैटल के बारे में हम पतंजलि के एक क्या बोलते हैं उसको, किताब में, कंपोजिशन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक इंडो ग्रीक किंग थे डेमेट्रियस, उनको हराया था पुष्यमित्र शुंग ने, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। और लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इसी चीज के बारे में हमको मालविका अग्निमित्रम में भी बताया जाता है। और वहां पे हमें एक और बात बताई जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड विक्ट्री ओवर विदर्भ, विदर्भ जो एक रीजन है उसके ऊपर भी जय किया था पुष्यमित्र शुंग ने, तो वो भी हमें मालविका अग्निमित्रम से ही पता चलता है, अनदर लिटरेरी सोर्स। ठीक है, तो ये जो इंडो ग्रीक्स वाला संघात है, इंडो ग्रीक्स और पुष्यमित्र शुंग का जो बैटल था, कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बारे में हमें 2 सोर्सेज से पता चल रहा है। ठीक है, एक तो पतंजलि के किताब से और दूसरा है मालविका अग्निमित्रम से। ठीक है, सो दिस ओके, और ये भी दिस इज ऑल्सो फॉर द अश्वमेध यज्ञ ओनली, इसलिए मैंने आपको बताया कि अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कभी आपको शायद प्रीलिम्स में ऐसा पूछा जाए कि इनमें से किन राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो शायद एक उसमें ऑप्शन होगा पुष्यमित्र शुंग भी। ठीक है, उसके बाद पुष्यमित्र's क्रुएल्टी टुवर्ड्स बुद्धिस्ट, सो ये दिव्य वदना में लिखा गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि पहले पाटलिपुत्र में कैपिटल हुआ करता था, बाद में उसको चेंज करके विदिशा में लाया गया है। ठीक है, विदिशा कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ है विदिशा। पहले ये दिस इज पाटलिपुत्र, ऑफकोर्स यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द मैप इज नॉट दैट ग्रेट, बट वो पाटलिपुत्र से यहाँ माइग्रेट करते हैं अपने कैपिटल को, दैट इज इन विदिशा। ठीक है, तो यही है अबाउट पुष्यमित्र शुंग। फिर आते हैं अग्निमित्र। ठीक है, ये जो किताब है, बार बार हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मालविका अग्निमित्रम, तो ये किताब का जो हीरो है वो अग्निमित्र है, और ये है पुत्र किसके, जो हमारे पहले राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उनके। ठीक है, फाइन। तो अब ये जो अग्निमित्र है ये रूल कर रहे थे विदिशा से, क्यों? क्योंकि तब तक कैपिटल चेंज हो चुका था। ओके, एंड इसके बारे में हमको कैसे पता चलता है? कालिदास के ड्रामा मालविका अग्निमित्र में, जो इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अग्निमित्र एंड द लव स्टोरी ऑफ मालविका एंड अग्निमित्र। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इसलिए आई हैव मेंशन दिस। आपको ये याद रखना है किसने लिखा है ये किताब और किसके ऊपर है, और इस किताब से हमको क्या क्या पता चलता है। वी गेट टू नो अबाउट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अग्निमित्र एंड पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड विक्ट्री ओवर विदर्भा, ये हमको पता चलता है। ऑल्सो इंडो ग्रीक किंग्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में भी हमें पता चलता है थ्रू दिस बुक इटसेल्फ। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। फाइन, तो अग्निमित्र के बाद वी हैव सम लेटर रूलर्स। तो इन टोटल अगर हम देखें शायद 10 रूलर्स थे, 10 रूलर्स वे देयर, शायद, हम श्योर नहीं है बट 10 रूलर्स शायद थे, और इन्होंने शायद 112 साल तक
रूल किया था. ओके, सो दैट इज द शुंग डायनेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट 112 years. शायद, अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. ठीक है, बट कुछ लेटर रूलर्स जो जिनका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए. दैट इज भागभद्र. अब भागभद्र क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हीं के टाइम पे एक ग्रीक एम्बेसडर आए थे, उनका नाम था हिलियोडोरस. ठीक है, हम इसके बारे में फिर से इंडो ग्रीक्स में भी पढ़ेंगे, पर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हिलियोडोरस जो थे वो आए थे, इनको भेजा था एक ग्रीक इंडो ग्रीक रूलर ने जिनका नाम था एंटियालसिदास. तो एंटियालसिदास ने इनको भेजा भागभद्र के कोर्ट में. ठीक है, और वो आते हैं, आके फिर वो रहते हैं इनके कोर्ट में. फिर इन्हें पता चलता है अबाउट वैष्णविज्म, और धीरे धीरे वो इतने प्रभाव में आ जाते हैं ऑफ हिंदुइज्म एंड वैष्णविज्म कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बन जाते हैं एक भक्त ऑफ विष्णु. ठीक है, तो ही एम्ब्रेसेस हिंदुइज्म और खुद अपना नाम भी वो चेंज कर लेते हैं, हम देखेंगे अभी. ठीक है, और एक पिलर बनाते हैं जो हिलियोडोरस पिलर के नाम से जाना जाता है. वो विदिशा में है, आज भी आप अगर विदिशा जाए तो आपको दिखाई देगा. लेट मी शो यू अ पिक्चर. ठीक है, ये है, दिस इज द पिलर. ठीक है, यहाँ एक लिखा गया है अबाउट दिस पिलर ऑल्सो. ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने लिखा है. अगर आप जाएंगे इस प्लेस में, इफ यू विजिट दिस प्लेस, तो आपको ये पढ़ने मिलेगा. सो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. दिस कॉलम इज लोकली कॉल्ड खम्ब बाबा. ठीक है, खम्ब बाबा बोलते हैं इसको. एंड इज वर्शिप्ड स्पेशली बाय फिशरमैन. मछुआरे इसका वर्शिप करते हैं. ठीक है, इट बेयर्स 2 inscriptions. ओके, इन ब्राह्मी कैरेक्टर्स एंड प्राकृत लैंग्वेज. कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है. देन यू हैव टू रिमेंबर ब्राह्मी एंड प्राकृत लैंग्वेज. ओके, वन ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड दैट द कॉलम वाज सेट अप एज अ गरुड़ पिलर. ये याद रखना है आपको, एज अ गरुड़. गरुड़ कौन है? गरुड़ इज द बर्ड, यू रिमेंबर, विष्णु का जो क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक इट्स कॉल्ड व्हीकल, या तो वो है गरुड़. ओके, सो आई होप यू नो अबाउट दैट. तो उसके बारे में यू हैव टू रिमेंबर कि क्योंकि देयर इज अ डिफरेंट नेम ऑल्सो. हिलियोडोरस पिलर तो बोला ही जाता है, लेकिन गरुड़ पिलर भी बोला जाता है. तो कभी अगर आपको गरुड़ पिलर नाम से आए, देन यू हैव टू नो कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पिलर ओनली. क्वेश्चन इसी पिलर के बारे में है, तो ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है, सो गरुड़ पिलर इन ऑनर ऑफ गॉड वासुदेवा, दैट इज विष्णु, बाय हिलियोडोरस, अ ग्रीक इनहेबिटेंट ऑफ तक्षशिला. इंडो ग्रीक्स तक्षशिला में तब थे, तो वहां से आए थे, इसलिए लिखा गया है कि तक्षशिला से आए. हु हैड कम टू द कोर्ट ऑफ भागभद्र किंग ऑफ सेंट्रल इंडिया एज एन एम्बेसडर फ्रॉम एंटियालसिदास, तो जो मैंने आपको बताया, एंड इंडो बैक्ट्रियन किंग ऑफ द पंजाब. हिलियोडोरस हैड एविडेंटली अडॉप्टेड हिंदुइज्म एज ही हैज स्टाइल्ड हिमसेल्फ अ भागवत. तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके भागवत कर लिया था. ठीक है, हिलियोडोरस इज ऑल्सो द सेम भागवत. तो गंगाधरी शक्तिमान है, ऐसा जो होता है, तो हिलियोडोरस और भागवत एक ही इंसान है. ठीक है, दैट इज अ फॉलोअर ऑफ द वैष्णवा सेक्ट. द अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ द कॉलम इज 150 बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, सो ये आपको पढ़ने मिलेगा अगर आप यहाँ पे जाते हैं विदिशा, तो आपको पता चलेगा इसके बारे में. सो क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नोट कि कोई इंडो ग्रीक एम्बेसडर आता है किसी किंग के दरबार में, यहाँ विदिशा में, जो आते हैं नॉर्थ वेस्ट से, तक्षशिला से, नॉर्थ वेस्ट पंजाब के उधर से, आके इनके कोर्ट में रहते हैं. एंड ही गेट्स सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन दैट इज हिंदुइज्म कि वो खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं और अपना नाम भी चेंज कर लेते हैं. तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि उस टाइम में ऐसा कुछ हो रहा था, दैट द रिलीजन हिंदुइज्म वाज सो इन्फ्लुएंशियल एट दैट टाइम. राइट, नाउ लेट्स मूव अहेड. उसके बाद हम क्या देखते हैं कि आफ्टर सेवरल वीक सक्सेसेस द लास्ट शुंग रूलर वाज देवभूति. तो मैंने बोला शायद अराउंड 10 किंग्स थे, तो लास्ट जो थे वो देवभूति थे, और उनको मारा गया बाय हिज मिनिस्टर जिनका नाम था वासुदेव कण्व. अब वासुदेव कण्व एस्टैब्लिश करते हैं एक डायनेस्टी जिसका नाम है कण्व डायनेस्टी. तो हम थोड़ा उसके बारे में भी देखेंगे. वी डोंट नो मच अबाउट द कण्व डायनेस्टी. ठीक है, सो वी ओनली नो कि वासुदेव कण्व ने मारा था लास्ट जो शुंग रूलर है उनको, एंड उसके बाद कण्व डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, बट देयर इज नॉट मच एविडेंस फॉर देम. ओके, सो ये वासुदेव जो है ये पाटलिपुत्र से रूल करते थे. ठीक है, तो फिर से कैपिटल चेंज हो गया, फिर से पाटलिपुत्र चला गया. सो ही इज डिस्क्राइब्ड एज, और द कण्वास उनको डिस्क्राइब किया गया है एज शुंग भृत्यास. शुंग भृत्यास मतलब स्लेव्स ऑफ द शुंगर्स. ठीक है, तो ये शुंग भृत्यास, ये जो है आपको याद रखना है कि क्या है इसका मीनिंग. ठीक है, द लास्ट कण्व रूलर सुशर्मन वाज ओवरथ्रोन बाय अ रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी. अब ये लास्ट रूलर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि सतवाहना डायनेस्टी के किसी रूलर ने इनको मारा था. विल स्टडी अबाउट द सतवाहना डायनेस्टी ऑल्सो इन द लेटर वीडियोज, बट
नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द इंडो ग्रीक्स एंड ऑल्सो अबाउट द शाकास, अबाउट द पार्थियंस एंड द कुशान्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो इसमें हमने पढ़ा, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर बाय द वे। सो इसमें हमने पढ़ा अबाउट द शुंग डायनेस्टी विच इज मेनली द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, एंड ऑल्सो कण्वा डायनेस्टी, बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन शुंग डायनेस्टी के बारे में शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि देयर हैज ऑलरेडी बिन अ क्वेश्चन ऑन मालविका अग्निमित्र। तो यही था आज का लेक्चर। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस लेक्चर। सो अगर आपने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं देन प्लीज़ गो थ्रू द प्लेलिस्ट। काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं सो फार, एंड वी हैव ऑल्सो डन अ लॉट ऑफ important topics जो prelims में पूछे जाते हैं। we've also done topics which are also being asked in mains। तो काफ़ी important है ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं। तो go through all the lectures and if possible make notes also, क्योंकि क्या होता है कि लेक्चर ख़त्म हो जाता है, आप देख के भूल जाते हैं उसके बाद। so please make notes also, ठीक है। so this is all for now, see you in the next lecture, thank you so much।